अब इसको समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल बनाया। अब आपको करना क्या है, आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है, और फिर उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना है। देखिए अभी तो हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है, बस। अगले न्यूमेरिकल्स में हम कैलकुलेशन भी करेंगे और हम अमाउंट निकालेंगे कि भाई ये अगर हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन की वजह से हमें कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है या कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अब और से देखना है आप। जो हमने प्रीवियस बातें की है कि भाई इजाफी कॉस्ट रेलेवेंट होती है और अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है, अनअवॉइडेबल कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, संक कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, और फ्यूचर कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, जो हमें पे करनी ही पड़ेगी, वो हमारे पास इररेलेवेंट होगी। तो उसको देखते हुए आपको ना इसमें काम करना है। A number of costs are listed below that may be relevant in decisions faced by management of Paulson and Sooner Danish मैन्युफैक्चर फर्नीचर मैन्युफैक्चर। मतलब एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और उसके पास ये डाटा है। क्या डाटा है, नीचे है, यहाँ से पढ़ना है आपको। कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस पेज। मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है कितने आइटम्स हैं, इन सारे आइटम्स और इस टेबल को कॉपी कर लो। ये टेबल है वो कह रहा है इसको आप कॉपी करें, और आपको दो सिनेरियोज दे रहा है वो। दोनों सिनेरियोज में आपको ये डिसीजन लेना है कि जो कॉस्ट है कौन सी रेलेवेंट है और कौन सी रेलेवेंट नहीं है। कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस पेज ऑन टू योर आंसर शीट एंड प्लेस एन एक्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम टू इंडिकेट वेदर ईच आइटम इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। रिक्वायरमेंट 1 रिलेट्स टू केस 1 एंड रिक्वायरमेंट 2 रिलेट्स टू केस 2। मतलब दो केसेस नीचे दे रहा है वो कि केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 1 के इसमें हम लोग देखेंगे रेलेवेंट लगाएंगे, और केस नंबर 2 का इसमें देखेंगे। पहला क्या है हमारे पास केस, पहला ये केस क्या है कि कंपनी जो है अपनी फुल कैपेसिटी को यूज कर रही है। रन एट कैपेसिटी का मतलब है जितने यूनिट वो बना सकती थी ना, वो पूरे यूनिट उतने बना रही है। एंड द ओल्ड मॉडल A3000 मशीन इज द कंपनीज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो मशीन है हमारी A3000 ये कंपनी का कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है इसी की जो कैपेसिटी है ना वो कंपनी मुकम्मल तौर पर यूज कर रही है। इसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 5 लाख यूनिट बनाने की थी, तो कंपनी पूरे 5 लाख यूनिट बना रही है और फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। यानी इस मशीन से मजीद यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो सकते। 5 लाख यूनिट बना रही है, ऑलरेडी वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मॉडल B3800 मशीन टू यूज इन एडिशन टू कंपनीज प्रेजेंट मॉडल A3000 मशीन। मतलब जो कंपनी है वो पुरानी मशीन को रिप्लेस नहीं कर रही, एक इजाफी मशीन लगा रही है पुराने मॉडल के साथ साथ। ओल्ड मॉडल A3000 मशीन विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड टू कैपेसिटी एज बिफोर। और जो हमारे पास A3000 मशीन थी जैसे पहले यूज हो रही थी अभी भी वो यूज होगी, विद द न्यू मॉडल B3000 बीइंग यूज्ड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। और नए मॉडल से आप प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे। द इंक्रीज इन वॉल्यूम विल बी लार्ज इनफ टू रिक्वायर इंक्रीज इन फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। अब देखें क्या बोल रहे हैं, बोल रहे जब नई मशीन लगाएंगे ना तो हमारा वॉल्यूम यानी प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी, सेल हमारी बढ़ेगी, और उससे हमारे फिक्स सेलिंग एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस बढ़ जाएंगे और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बढ़ जाएंगे, बट नॉट इन द जनरल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मतलब ये दो चीज़ों में इजाफा करवा रहा है। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस पहले जितने पे कर रहे थे उससे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। लेकिन जनरल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कोई इजाफा या कमी नहीं होगी। अब देखिए इन्होंने यहाँ ऊपर टेबल में ये चीज़ें दी हुई है। फिक्स सेलिंग एक्सपेंस इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये चेंज होगा, तो अब क्या करेंगे, हम इसको कलर कर लेते हैं कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि चेंज होगा। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में भी फरमा रहे हैं कि तब्दील होगा, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं कलर। और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चेंज नहीं होगा, इसके बारे में वो फरमा रहे हैं कि ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं कि भाई ये चेंज नहीं होने वाला। अब करना क्या है, अब हमें पहले केस के मुताबिक ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अगर हम नया मॉडल लगाते हैं तो रेलेवेंट होगी, और कौन कौन सी चीज़ें नया मॉडल लगाएंगे तो इररेलेवेंट होगी। जैसे अगर हम नया मॉडल खरीदते हैं, मतलब नया जो मशीन है वो खरीदते हैं, तो पुरानी मशीन तो हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो क्या हमारे सेल्स में
इजाफा होगा या नहीं। अगर सेल्स में इजाफा होगा तो वो रेलिवेंट हो जाएगा और नई मशीन के कैलकुलेशन के लिए, और सेल्स में कोई इजाफा कमी नहीं होगी तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। अब आप बताएं कि अगर मैं नई मशीन लगाता हूँ तो सेल्स रेवेन्यू मेरी इंक्रीज होगी या नहीं। तो जो सेल्स है हमारी ये रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि हमारे सेल्स में इजाफा हो जाएगा। नई मशीन लगा रहे हैं तो नई मशीन लगाने की वजह से हमारे सेल्स में इजाफा होगा, इस वजह से हमारी सेल्स जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी। ओके, डायरेक्ट मटेरियल भी हमारा इजाफी लगाना पड़ेगा क्योंकि नई यूनिट बनाने, ये कॉस्ट भी हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर भी इजाफी आएगी, ये कॉस्ट भी हमारी रेलेवेंट हो जाएगी। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जाहिर सी बात है मेंटेनेंस ओवरहेड की दो टाइप्स होती है ना, आपको मालूम है, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। जो फिक्स ओवरहेड है वो प्रोडक्शन बढ़ाने से या कम करने से चेंज नहीं होता, वेरिएबल ओवरहेड चेंज होता है। तो वेरिएबल ओवरहेड में भी इजाफा हो जाएगा, हमारा मेंटेनेंस बढ़ जाएगी हमारी, और इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल बढ़ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर ज़्यादा अपॉइंट करना पड़े शायद, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, बुक वैल्यू मॉडल A3000 मशीन, जो पुरानी मशीन थी हमारी A3000, इसकी बुक वैल्यू नई मशीन के लगाने की वजह से इस बुक वैल्यू में कोई इजाफा है कमी थोड़ी होगी, बुक वैल्यू वैसी रहेगी, इसी वजह से रेलेवेंट होगा ये। डिस्पोजल वैल्यू कितने में पुरानी मशीन बिकेगी, हम तो पुरानी मशीन बेच ही नहीं रहे, अगर बेच ही नहीं रहे तो इसकी डिस्पोजल वैल्यू भी हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी। और पुरानी मशीन है A3000, नई मशीन के आने की वजह से उसके डेप्रिसिएशन में इजाफा है कमी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी वो फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, अभी भी फुल कैपेसिटी पे चलेगी, ये चीज़ भी हमारी इररेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन जो नई मशीन है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारे लिए रेलेवेंट है। इस वजह से रेलेवेंट है कि हम अगर ये डिसीजन लेते हैं तो हमें ये इजाफी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर हम ये डिसीजन ना लें तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, इसी वजह से ये हमारी कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट होगी, जो मार्केट वैल्यू है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्या बताया था कि तब्दील नहीं होगा, नीचे बताया था इसने, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, जाहिर सी बात है जब आप यूनिट ज़्यादा बनाओगे तो आपके वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस ज़्यादा आएंगे, तो ये रेलेवेंट हो जाएंगे, सही। और फिक्स सेलिंग एक्सपेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में उसने फरमाया कि ये तब्दील होंगे, इसी वजह से दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, रेलेवेंट कहलाएंगे। तो ये हमारा केस जिसमें हमने देखा कि भाई कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होगी, कौन कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट होगी। इन दोनों को मैंने रेलेवेंट में क्यों डाला, क्योंकि उसने बोला है कि ये रेलेवेंट है, ये चेंज होंगे। इसको मैंने इररेलेवेंट में क्यों डाला है ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, इसके बारे में उसने फरमाया है कि ये कॉस्ट हमारी नहीं चेंज होगी, तो ये नॉट रेलेवेंट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादातर होती ही क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट होती थी, उसमें तब्दीली आती है, इस वजह से वेरिएबल सेलिंग को मैंने रेलेवेंट में लिया है, और यहाँ भी ऊपर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग को मैंने रेलेवेंट में लिया है। बाकी जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, इस वजह से ये भी जो है हमारे रेलेवेंट में आ गई। सेल्स रेवेन्यू जो है ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी, रेलेवेंट रेवेन्यू होगी, क्योंकि जब हम नई मशीन लगाएंगे तो फिर हम ये इजाफी यूनिट बेचेंगे। जबकि ये तीनों वैल्यूज़ पुरानी मशीन की हैं, और पुरानी मशीन की ना डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट आएगा नई मशीन से, ना उसको हम सेल कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस भी हमारे लिए रेलेवेंट होगी, और नई मशीन के आने की वजह से उसकी बुक वैल्यू में भी तब्दीली नहीं आएगी। पहले भी बुक वैल्यू उतनी ही चेंज होती जितनी अभी चेंज हो रही है पुरानी मशीन की, इस वजह से ये तीनों चीज़ें रेलेवेंट है। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है कि जो ओल्ड मॉडल है A3000 मशीन इज नॉट द कंपनीज कांस्टेंट। ये कह रहे हैं कि मशीन जो है ना पुरानी वाली, उसमें मजीद हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंपनी का कांस्टेंट नहीं है वो, उसमें मजीद प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, बट मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग रिप्लेसिंग इट विद अ न्यू मॉडल। यानी हम ये चाहें ना तो हम पुरानी वाली मशीन से ही प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन मैनेजमेंट बोले नहीं, इस मशीन को हटाओ, नई मशीन लाओ। अब हम क्या करेंगे, जो पुरानी वाली मशीन है इसको बेच देंगे और नई मशीन B3800 लेके आएंगे, क्योंकि जो नई मशीन है उससे डायरेक्ट मटेरियल में भी सेविंग होगी। यानी न्यू मशीन ऐसी मशीन है जो हमारे डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट मटेरियल में क्या करेगी, कमी करेगी, सस्ता, जो कम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो पाएगा, डायरेक्ट मटेरियल का वेस्टेज कम हो जाएगा इससे। तो मॉडल 3000 मशीन वुड बी सोल्ड, इसको हम बेच देंगे। दिस चेंज विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑन सेल्स, लेकिन इससे प्रोडक्शन और सेल्स में कोई
चेंजेस नहीं आ रही, अदर देन सम सेविंग इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू लेस वेस्टेज। वेस्टेज कम होने की वजह से डायरेक्ट मटेरियल चेंज हो रहा है बस। इसका मतलब है इसमें पुरानी मशीन जा रही है, नई मशीन आ रही है और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है। सेल्स वगैरह में कोई इजाफा कमी नहीं हुई। अब आप आ जाए वापस, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू में कोई इजाफा की कमी नहीं होगी तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे, इररेलेवेंट, नॉन रेलेवेंट। और जब सेल, अब प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्या, आप देखें प्रोडक्शन में भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, और जब प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो मटेरियल की क्वांटिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नई मशीन की वजह से मटेरियल हम कम यूज़ कर पाएंगे, कम मतलब यूज़ होगा और हमारा मटेरियल सेव होगा। तो ये हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। लेबर, अच्छा बेटा तो इसके अंदर हम लोग केस नंबर 2 को देख रहे थे कि केस नंबर 2 में आप क्या करेंगे, आप जो है वो नई मशीनरी लेके आ रहे हैं और पुरानी वाली मशीनरी को बेच दे रहे हैं, और आपका नई मशीनरी जो है वो मटेरियल को सेव करवाएगा। ऐसी मशीनरी है जो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, वेस्टेज नहीं होगा उसमें। ऐसी कंडीशन में देखें हमारे पास सेल्स में तो कोई इजाफा हो रहा नहीं, रेवेन्यू हुई रहेगी, मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट हो गई। डायरेक्ट लेबर के बारे में इसने कुछ भी नहीं फरमाया कि लेबर में कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, तो लेबर की कॉस्ट भी हमारे लिए क्या हो गई, इररेलेवेंट हो गई, चेंज नहीं होगी। और इसके अलावा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रही तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये भी हमारा चेंज नहीं होगा। और फिर उसके बाद बुक वैल्यू मॉडल A300 मशीन, अब नई मशीनरी लाने की वजह से पुरानी वाली मशीन की बुक वैल्यू पे तब्दीली आएगी या नहीं। देखिए बुक वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो नई मशीनरी लाने से ना पुरानी मशीन की टोटल कॉस्ट चेंज होगी, और नई मशीनरी लाने की वजह से पुरानी वाली मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब है बुक वैल्यू में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बुक वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल कॉस्ट में से आप क्या लेस करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नई मशीनरी आने की वजह से पुरानी मशीनरी की ना टोटल कॉस्ट चेंज होगी ना एक्यूमुलेट चेंज होगा, इस वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, नॉट रेलेवेंट। डिस्पोजल वैल्यू कितने में पुरानी नई वाली मशीन बिकेगी, ये हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि नई मशीन लेके आएंगे तो ये हमें बेचनी है, ये बेच के जो पैसे आएंगे वो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसे में इजाफा होगा, एडिशनल बेनिफिट हमें मिलेगा, तो ये रेलेवेंट हो जाएगी कॉस्ट। जबकि डेप्रिसिएशन पुरानी वाली मशीनरी का, वो नई मशीनरी के आने की वजह से कुछ भी उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तो ये भी हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इसका होगा ही नहीं ना, जब नई मशीनरी आएगी इसको हम सेल कर देंगे, डेप्रिसिएशन हमारा खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं, मतलब इसमें तब्दीली नहीं आएगी ना डेप्रिसिएशन का नई मशीनरी के आने की वजह से। और मार्केट वैल्यू तो नई मशीनरी की है, क्योंकि हम उसे परचेज कर रहे हैं, तो वो तो इस केस में भी हमारी रेलेवेंट होगी। और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जर्नल, इसके बारे में कुछ बताया इन्होंने, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो ये हमारी इररेलेवेंट हो जाएगी। वेरिएबल सेलिंग, ये भी हमारी इररेलेवेंट होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में तो इजाफा ही नहीं होगा। फिक्स सेलिंग और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब हमारे इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही। ये कह रहा है हमारे पास पुराना मॉडल बिक जाएगा, नया मॉडल आ जाएगा, तो नए मॉडल की मार्केट वैल्यू हमारे रेलेवेंट होगी, पुराने वाले मॉडल की डिस्पोजल वैल्यू हमारे रेलेवेंट होगी। डायरेक्ट मटेरियल की जो सेविंग होगी वो हमारे रेलेवेंट होगी, बाकी चीज़ें जो है वो हमारे लिए जो है वो, अच्छा ये मैंने इररेलेवेंट में लगा था ना, इररेलेवेंट में लगा दिया, तो ये सब इररेलेवेंट हो गया हमारी, इररेलेवेंट। तो रेलेवेंट क्या क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, पुराने वाले मशीन की डिस्पोजल वैल्यू और नए वाली मशीन की मार्केट वैल्यू। बाकी ये तमाम चीज़ें, इनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि प्रोडक्शन ही चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारे लेबर में और हमारे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, और इन फिक्स की में तो तब्दीली वैसे भी नहीं आती। पहले वाले केस में इसने इन दोनों के बारे में बताया था कि इसमें तब्दीली आएगी, जब भी हमने रेलेवेंट में रख दिया था, लेकिन फिक्स में तो नॉर्मली तब्दीली नहीं आती है, इस वजह से फिक्स नॉर्मली रेलेवेंट नहीं होता है। लेकिन अगर फिक्स के बारे में बता दें कि भाई इसमें तब्दीली आएगी, तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में आपने देखा दोनों केसेस के अंदर कि हम किस तरीके से रेलेवेंट इररेलेवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिनेरियो में जाना है। ये सिनेरियो थे लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं थी, अब हम कैलकुलेशन वाले केस की तरफ जा रहे हैं।